आप सभी दोस्तों का, मित्रों का हमारे गुरु मंत्रा एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, कई दिनों से हमारी जो है कक्षा नहीं चल पाई है और समय भी जो है इस तरह से चल रहा है कि चलाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन आज हम पुनः फिर से शुरुआत करेंगे, जहां हमने छोड़ा था अपना कार्य वहां से हम पुनः आरंभ करेंगे। तो हम लोग चल रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था जो है व्यंजन संधि, उसमें 2-3 संधियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक संधि जो है वो चरत्व संधि होती है, उसको हम जो है पढ़ेंगे। देखिए जी, ये हम संधि जो है पढ़ेंगे। इसका सूत्र देखिए, इस संधि का सूत्र है खरी चा। ये जो खरी है, खरी, ये खरी ना होकर खर होता है। खर एक प्रत्याहार है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी व्यंजन संधियां, स्वर संधियां, उनमें जो सूत्र आएंगे उनमें हमें प्रत्याहार के माध्यम से सीखने को मिला है। और जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे माहेश्वर सूत्र है, उन माहेश्वर सूत्रों से हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं। उन्हीं 42 प्रत्याहारों में से एक प्रत्यय हमारा जो है खर है। अब ये खर होता क्या है, ये भी हमें जान लेना है। पहले तो हमें ये देख लेना है कि इस संधि की जो परिभाषा है वो क्या है। इस संधि की परिभाषा ये है कि यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आए, यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आए और उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, तो जहाँ झल प्रत्याहार का वर्ण आया, यानी पद के अंत में, शब्द के अंत में जो झल प्रत्याहार का अक्षर आया है, उसकी जगह चर प्रत्याहार का अक्षर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, पहले तो हमें ये देखना है कि झल क्या है, खर क्या है और चर क्या है। ये तीनों चीजें क्या क्या है, तीनों प्रत्याहारों में कौन कौन से अक्षर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने झल प्रत्याहार के विषय में पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं। ये जो झल प्रत्याहार है, झल के अंतर्गत कौन कौन चीज आती है और फिर हमारे खर के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है और चर के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है। पहले तो हम ये इसको जान लें, उसके बाद ही इसको आगे समझेंगे। झल के अंतर्गत जो है वो सभी वर्गों के जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन आते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन आते हैं। और खर के अंतर्गत कौन आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के पहले, इस तरह से हम लिख देते हैं, सभी वर्गों के पहले, दूसरे और शा, शा और शा, ये आते हैं। खर के अंदर क्या आते हैं? सभी वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर और तीनों शा आते हैं। जैसे कि हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, खफ छठत चटतो, एक सूत्र है, तो उसमें खफ छठत, ठीक, इसमें जो 5 अक्षर हैं सभी वर्गों के जो पहले और दूसरे अक्षर हैं, ये जो है हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सभी वर्गों के पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीनों शा। यहाँ हाँ नहीं लेते हैं, जबकि झल प्रत्याहार में हाँ को भी लिया जाता है। और फिर चर क्या होता है? चर प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले वर्ण, सभी वर्गों के पहले वर्ण। आया समझ में? झल में क्या है? सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन। खर प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों शा हमारा, यानी तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा। उसके बाद चर प्रत्याहार में क्या आता है? सभी वर्गों के पहले वर्ण आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब यहाँ ऐसे करके हम देख लेते हैं, जब पद के अंत में, यानी अगर इधर जो है झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आया है और इधर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आया है, जब झल प्रत्याहार के वर्ण के साथ खर प्रत्याहार का कोई वर्ण मिलता है या उसके बाद आता है,
तो ये जो झल प्रत्याहार होता है इसके स्थान पर जो है ये चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। और ये भी होता कैसे है कि जो चर प्रत्याहार के यानी सभी वर्गों के पहले पहले अक्षर आएंगे तो 5 अक्षर चर प्रत्याहार में आएंगे। तो ये जब 5 अक्षर आएंगे तो किसके स्थान पर क्या होगा, किस झल के स्थान पे कौन सा चर प्रत्याहार का वर्ण होगा, ये कैसे जानेंगे, ये हम उसके उच्चारण के माध्यम से जानेंगे। ये हम उच्चारण के माध्यम से जानेंगे कि उच्चारण के माध्यम से इसको हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं उच्चारण के माध्यम से कैसे देख लेते हैं। इसमें देखिए अब इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं। इतना तो आप सभी जानेंगे कि वर्गों के सभी अक्षर कौन कौन से कैसे कैसे हैं। अगर कहिए तो हम लोग तालिका बना के एक बार इसको देख लेते हैं। तालिका बना के देखेंगे तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। अगर इसकी हम तालिका बनाते हैं तो हमें तालिका इस तरह से बनानी पड़ेगी कि जो हमारा ये खर है ये हमारा झल है। झल प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं। सभी वर्गों के जो है वो पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म व्यंजन, यानी इस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये हम इस तरह से कह सकते हैं का खा, यहाँ सब हलंत लगा देंगे, गा घा, ठीक, का खा गा घा। उसके बाद हम लिखेंगे चा छा जा झा, ठीक। उसके बाद फिर होगा का खा गा घा, ट ठा डा और ये हमारा ढा, फिर ता था दा धा, ये धा रहेगा, ठीक। उसके बाद जो है हमारा फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये हमारा प फ ब और भ, ये हमारे अक्षर हो जाएंगे। सबके नीचे हलंत लग जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे जो है मूर्धन्य शा ये अक्षर आ जाते हैं। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें हम देखिए का के साथ किसका उच्चारण होता है, हा का उच्चारण होता है, हम जानते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और चा के साथ हमारे इस सा का उच्चारण होता है, ठीक। टा के साथ हमारे इस सा का उच्चारण होता है और पा फा बा भा इनके साथ ये ओष से उच्चारित वर्ण होते हैं, इनके साथ ऊष्म व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। और लृतु लसा नाम दंता इनके साथ इस सा का उच्चारण होता है। ये हम जाने, ये हमारे झल अक्षर हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं। हमारे खर प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं वो हमारे वर्गों के पहले दूसरे और तीनों शा आते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्गों के खा आएगा, खप छ ठ छ ठ थ, खप छठत च ट त व, खप छठत। ये 1 2 3 4 5 6 7, देखिए का दूसरा, ये देखिए का ये हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया ना, 1 2 3, ठीक। उसके बाद हमारा था हो गया, था हो गया, उसके बाद ये हमारा फा हो गया, फिर इधर ये हमारे अक्षर हो गए। यहाँ देखिए ख फ छ ठ त च ट थ क और प, ये हमारे अक्षर हो गए। यहाँ देख लीजिए ये अक्षर होंगे वर्गों के, ये दूसरे अक्षर हो गए और वर्गों के पहले अक्षर खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और तीनों हमारा ये तीनों हमारा शा शा और ये शा हमारा आता है। देखिए ये का वर्ग का दूसरा अक्षर है, ठीक। ये जो है चा वर्ग का दूसरा अक्षर है। चाहे हम इसको क्रम से लिख दें, चाहे हम इस तरह से लिखें, अब यहाँ हम क्रम से भी लिख सकते हैं। अगर चाहें तो हम इसको क्रम से लिख सकते हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग ना लिखकर इसे हम क्रम से कर सकते हैं। जैसे का वर्ग का ये जो है का वर्ग का दूसरा अक्षर खा है, ठीक। तो ये दूसरा अक्षर खा, फिर चा वर्ग का दूसरा अक्षर हम लिख सकते हैं छा लिख सकते हैं। फिर देखिए टा वर्ग का दूसरा अक्षर ठा लिख सकते हैं। फिर ता वर्ग का दूसरा अक्षर था लिख सकते हैं। फिर जो है पा वर्ग का दूसरा अक्षर फा लिख सकते हैं। इसे मिल गए ना,
पांचों वर्गों के दूसरे दूसरे अक्षर ख, छ, ठ, त, थ और फ। इसी तरह से और अब सभी वर्गों के पहले अक्षर, तो ये सभी वर्गों के दूसरे अक्षर थे, अब सभी वर्गों के पहले अक्षर क्या हो जाएगा, क, छ, फिर हमारा ट, त और प, और तीनों हमारे ये शा हो जाएंगे, शा, शा और शा। ये हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। ठीक, यानी सभी वर्गों के पहले अक्षर, सभी वर्गों के पहले अक्षर और सभी वर्गों के दूसरे अक्षर, और ये तीनों शा, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते। अब चर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, चर के अंतर्गत सभी वर्गों के पहले अक्षर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क, च, ट, त और प। ये हमारे चर प्रत्याहार के अंतर्गत आगे, इनको हम जान लें। ठीक, अगर हम इनको जान लेते हैं तो बस हमें ये देखना है, जो हमारा उदाहरण होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यदि झल, ये झल है, यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो इस झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं उसका, इसका जो है एक जो है उदाहरण, जैसे देखिए ये शद धन कारा, ठीक, ये शब्द मिलता है, शद धन कारा शब्द मिलता है। यहाँ क्या मिला है, यहाँ क्या मिला है, यहाँ देखिए हमें दा मिला है, तो दा जो है टा, ठ, डा, ढ, ये दा हमें ता वर्ग का तीसरा अक्षर मिला है, यानी यहाँ जो है हमें झल वर्ण का अक्षर प्राप्त हुआ है। ये हमें झल वर्ण के अंतर्गत है ना, ये अपन ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये झल वर्ण के अंतर्गत आया, यानी हमें यहाँ झल वर्ण का अक्षर प्राप्त हुआ। और इधर का मिला है, तो का देखिए हमारा ये यहाँ है, ये खर वर्ण का अक्षर मिला है, यानी झल वर्ण के बाद खर वर्ण का अक्षर मिला है। ये कौन सा है, ये झल वर्ण का अक्षर दा है, ये दा जो है वो झल वर्ण का है, और ये का जो है वो खर वर्ण का अक्षर है। तो जब झल वर्ण के बाद खर वर्ण का कोई अक्षर मिले तो ये झल वर्ण हमारा वो किस में बदल जाएगा, वो हमारा चर वर्ण के अक्षर में बदल जाएगा। अब चर वर्ण के अक्षर में कौन सा है, चा है, का है, चा है, टा है, ता है और पा है, सभी वर्गों के पहले अक्षर है। तो हम कैसे जानेंगे कि इन पांचों में से कौन यहाँ होगा, इन पांचों में से कौन यहाँ होगा, तो इसका बस एक ही चीज़ है इसको जानने का, कि जो यहाँ आया हो, जो झलवर्ण आया हो, उस वो झलवर्ण जहाँ से उच्चारित होता हो, ठीक, उन और इन पांचों में से जिसका उच्चारण स्थान इस झल वर्ण के उच्चारण स्थान से मिलता हो, यानी दोनों के समान उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान और इस चर वर्ण के अक्षरों में जिसका उच्चारण स्थान समान हो, उसका परिवर्तन होकर यहाँ हो जाएगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बस हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण यहाँ आया हो, जो वर्ण आया हो, चाहे वो अपने वर्ग का पहला अक्षर हो, दूसरा हो, तीसरा हो या उस व्यंजन में से हो, जब ये परिवर्तन होगा तो ये जो आया होगा वो अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। बस इतना जान लें कि जो बदलेगा, जो यहाँ आया होगा वो अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदलेगा। जैसे अभी तक हम लोग जसत्व संधि पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि झल वर्ण का कोई वर्ण आए और उसके बाद में कोई दूसरा वर्ण आए, स्वर आए, तो वो झल वर्ण का अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कोई भी झल वर्ण का अक्षर आए, लेकिन जब वो बदलेगा तो चर वर्ण में बदलेगा, और चर वर्ण में 5 अक्षर है तो कौन सा बनेगा। तो यहाँ बस इतना याद रखना है कि जो झल वर्ण का अक्षर आया हो वो अक्षर अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा, क्योंकि चर वर्ण में जितने भी अक्षर आए हैं वो सभी वर्गों के पहले अक्षर हैं। अब यहाँ जब ये दा बदलेगा तो ये दा चर वर्ण में बदलेगा, चर प्रत्याहार में बदलेगा। तो हमें ये देखना है उच्चारण स्थान चर जो प्रत्याहार है, क्षम्यताम, जो ये चर प्रत्याहार है उसमें दा के उच्चारण स्थान के साथ किसका उच्चारण स्थान मिल रहा है। तो देखिए जो दा है ये ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, ये दा जो है ये ता वर्ग के अक्षर में आता है। अब ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, लितु लसानाम दंता, यानी तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है।
और ता वर्ग में दा आता है, तो दा का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इसीलिए जब हमारा परिवर्तन होगा तो इसका उच्चारण स्थान दा का भी दंत है और ता का भी दंत है। जब ये बदल के यहाँ हमारा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दंत वर्ण में बदल जाएगा। अब ये दा जो है हमारा अपने वर्ग के पहले अक्षर, बस इतना याद रखना है इस संधि में, चरत्तु संधि में, कि ये अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। और जसत्तु में क्या होता था, वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता था। तब ये जब अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ता हो जाएगा। अब ता जब हो जाएगा, जब इसको जोड़ कर लिखेंगे, ये चर का है, चर प्रत्याहार का अक्षर, तो ये हो जाएगा सत और कार, ये शब्द हमारा बनेगा। ठीक, इसी तरह से और भी हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका और भी हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके जो और उदाहरण है वो देखिए, इसमें देखिए ये सदधन, ये पात्रम, सदधन पात्रम, यहाँ भी देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है। तो यहाँ जो हमें मिल रहा है ये झल वर्ण का अक्षर मिला। क्यों? क्योंकि ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है और झल में किसी सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर और उस व्यंजन आते हैं। तो ये अपने वर्ग का दा जो है अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है। ता, था, द, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो यहाँ हमें झल मिला और झल के बाद हमें खर प्रत्याहार का अक्षर मिला। क्यों? क्योंकि ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है, या तो अपने वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा हो या तीनों शा में से कोई एक हो। तो ये पा अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो खर प्रत्याहार मिला। तो जब हमें झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण मिले तो इसके आने के कारण, खर प्रत्याहार के वर्ण के आने के कारण ये झल प्रत्याहार हमारा चर प्रत्याहार में बदल जाएगा। यानी सभी वर्ग, जो वर्गों के प्रथम अक्षर है उनमें बदल जाएगा। और बदल करके क्या होगा, दा किस में बदलेगा, पांचों अक्षरों में से, चर प्रत्याहार के पांचों अक्षरों में से किस में बदलेगा, तो जिसके साथ इसका उच्चारण स्थान समान होगा उसी में बदल जाएगा। या ये कहें कि जो आया होगा, वो जो अक्षर यहाँ आया होगा वो अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। तो ता, ये दा है, दा किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। तो ता वर्ग का पहला अक्षर ता ही होता है, तो ये दा ता में बदलेगा। ठीक, जब ये ता में बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सत पात्रम, ये शब्द हमारा बन जाएगा। इसी तरह से और भी इसके बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इसके उदाहरणों में देखिए, और इसके उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण मिलेगा आपको, ये उदाहरण मिलता है इसका, भेद धन तुम, ये भेद धन तुम, ये उदाहरण मिलता है। तो इसमें देखिए ये क्या है और ये क्या है। यहाँ भी देखिए ये में दा जो है ये हमें झल प्रत्याहार का वर्ण मिला है। क्यों? क्योंकि ये ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये झल है। और तुम में जो तू है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है। तो इस तरह से इस खर प्रत्याहार के कारण ये जो हमारा ये झल प्रत्याहार है ये अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। तो दा जब अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ भी ता हो जाएगा। अब ये जब हमारा बनेगा तो ये हो जाएगा भेदतुम शब्द हो जाएगा। ये हमारा भेदतुम शब्द इस तरह से बनेगा। इसी तरह से हमारा और भी कई सारे शब्द बनेंगे। जैसे देखिए इसका और भी एक शब्द हमारा बनता है। इसमें एक उदाहरण और भी दिखते हैं, वो हमारा मिलता है हमको, जैसे ये लिबधन सा, लिबधन शा मिलता है। ये हमारा देखिए, देख लेते हैं हम इसको, दिख नहीं रहा, ये देखिए इसके उदाहरण और भी मिल जाए। एक और देखिए याद आ गया मुझको, ये उदाहरण मिलेगा, ये दिग्धन पाला, ये शब्द मिलता है, दिग्धन पाला शब्द मिलता है। तो ये जो उदाहरण मिलता है इसमें देखिए ये क्या है और ये क्या है, यहाँ क्या क्या मिला हुआ है। यहाँ हमें जो मिला हुआ है वो शब्द हमें है, यहाँ देखिए ये गा है और ये
पा है। तो गा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत हो गया। और ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत हो गया। अब झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो ये अपने वर्ग के किसमें बदल जाएगा, पहले अक्षर में बदल जाएगा। क्यों, चर प्रत्याहार में का भी आता है ना, तो का का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान गा का भी होगा। तो समान उच्चारण स्थान के आधार पर ये जब चर प्रत्याहार के वर्णों में बदलेगा तो का में बदलेगा, क्योंकि जो पांचों अक्षर आए हैं चर में, दोनों में उनमें केवल का उच्चारण स्थान गा से मिलता है, इसलिए ये अपने वर्ग के, बस इतना याद रखना है इस संधि में हमेशा जो अक्षर आया होगा वो अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदलेगा। और जस में क्या होता था, उसमें जो अक्षर आता था वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता था, बस इतना सा ही परिवर्तन है। अब इसमें ये जब अपने वर्ग के पहले अक्षर में का में बदल जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा दिक्पाला, ये शब्द हमारा बनेगा। इस तरह से ये शब्द हमारा बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही साथ हमारी एक संधि और थी जो हम देख लेंगे उसको। देखिए एक संधि हमारे इसके साथ और आज हम लोग देख लेते हैं। एक संधि है ये, इसके साथ जो अगली संधि है हमारी, जो भी हो नंबर, मु अनुस्वारः, बहुत आसान संधि है इसीलिए आज इसको बता दे रहे हैं। मु अनुस्वारः संधि, मु अनुस्वारः संधि, इसमें क्या होता है, इसमें जो पद के अंत में माँ आया होता है, जो पद के अंत में, ये बस इतना जान रही है, जो पदांत का जो ये माँ होता है, पदांत में जो माँ आया होता है, इस माँ के बाद यदि कोई व्यंजन, इस माँ के बाद यदि कोई व्यंजन, ठीक, यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो इस माँ के स्थान पर क्या हो जाता, अनुस्वार हो जाता है। इस माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, बस इतना सा ही है। मोनो अनुस्वार संधि में क्या होता है, यदि पहले पद के अंत में जो माँ आया होगा, उस माँ के बाद कोई व्यंजन आएगा तो वो माँ ना रह करके बल्कि क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी अपने पहले वाले अक्षर पे अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। और यदि पद के अंत के माँ के बाद कोई स्वर आया होता है तो वो स्वर उस माँ में जुड़ जाता है, स्वर के बाद नहीं परिवर्तन होगा। ये संधि जो होगी, जब भी पद के अंत में जो माँ आया होगा, जो हलंत वाला हमारा माँ आया होगा, उसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये माँ हमेशा अनुस्वार में बदल जाएगा। और जब अनुस्वार बनेगा तो ये जहाँ आया होगा उसके पहले वाले अक्षर पे लग जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण जैसे ये उदाहरण में बहुत पूछता है, ये हरिम और वंदे, ये मिलता है, हरिम और वंदे शब्द मिलता है। तो इसमें जो हमारा ये माँ है, इसमें जो ये हमारा माँ है, ये क्या है, ये पद के अंत में है। ये माँ क्या होता है, पद के अंत में क्या हो, माँ हो, और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो। तो देखिए हमें पद के अंत में माँ प्राप्त हुआ है और बाद में कोई व्यंजन वर्ण अर्थात वा प्राप्त हुआ है। अब ये माँ जो है, ये जब हमारी संधि होगी तो ये अनुस्वार बन जाएगा, और अनुस्वार बनकर कहाँ लगेगा, अपने जहाँ आया है इसके पहले वाले अक्षर पे लग जाएगा। अब यहाँ आया है, इसके पहले वाला अक्षर क्या है, जब ये जुड़कर बनेगा तो ये हमारा हरिम और वंदे इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे ये तुम करोसी, ये शब्द हमारा मिलता है। अब इसमें भी देखिए पद के अंत में माँ आया है, ये पद के अंत में माँ आया है और बाद में का व्यंजन आया हुआ, करोशी का जो हमारा वो व्यंजन आया हुआ है। अब ये माँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पद के अंत के बाद अगर दूसरा शब्द हमारा किसी स्वर से शुरू होता तो वो स्वर माँ में मिल जाता, लेकिन करोश जो है ये का से यानी व्यंजन से शुरू है, इसलिए ये माँ जो है वो अनुस्वार बन जाएगा, और अनुस्वार बनकर अपने पहले वाले अक्षर यानी वा पे लग जाएगा। अब ये जब लग के बनेगा तो हो जाएगा तुम करोशी। इसी तरह से इसका और भी उदाहरण है, जैसे ये जलम वहती। अब इसमें भी देखिए यहाँ भी पद के अंत में माँ आया है और बाद में वह व्यंजन आया है, तो व्यंजन के कारण ये पद के अंत का जो माँ है ये अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार बनेगा तो अपने बाद वाले अक्षर, अपने पहले वाले से क्षम्यताम अपने पहले वाले अक्षर पे लग जाएगा, और जब अपने पहले वाले अक्षर पे लगेगा
तो ये हो जाएगा जलम वहति। इसी तरह हमें लिखते समय जब भी हम संस्कृत शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहाँ हमारा व्यंजन के बाद जो है ये पदांत माँ के बाद व्यंजन आया, कहाँ स्वर आया। अगर स्वर आया है तो हमें जो है जोड़ कर लिखें, या वैसे तब हमें अनुस्वार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब हम जोड़ के लिखेंगे, ठीक। और यदि अनुस्वार के बाद, यदि पदांत माँ के बाद व्यंजन आए तो हमें याद रखना चाहिए शुद्धता, जो शुद्ध लिखा जाएगा, शुद्ध प्रयोग जो होगा वो अनुस्वार लगा के होगा। इसीलिए इनकी जानकारी होना, संधियों की भी जानकारी होना जरूरी होती है कि हम जब वाक्य में इनका प्रयोग करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि किसके बाद क्या चीज़ें हमारी आती हैं। इसके बाद और भी हम इसके उदाहरण और भी देख सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण और देख लीजिए, ये जैसे मिलता है, पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, यहाँ देख लीजिए धनम, ये धनम धन यच्छ शब्द मिलेगा, ये धनम धन यच्छ शब्द, धनम धन यच्छ शब्द आपको देखिए मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए पदांत में माँ हमें मिला हुआ है और बाद में ये हमें एक व्यंजन या मिला हुआ है। अब ये पदांत माँ के बाद व्यंजन आने के कारण ये माँ किस में बने जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जब अनुस्वार में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा धनम यच्छ शब्द, ठीक। चलिए, हमें लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है। आप लोगों को भी अगर इसके चीज़ें कोई नया उदाहरण जो है मिलता है तो आप लोग जो है इसका करने का प्रयास करिएगा। बाकी अच्छे से ख्याल रखिए। देखिए इस समय जो समय है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। हमें अपने सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी जो है इस जो सीखने की यात्रा, ये हम कह सकते हैं, सीखने की यात्रा को अपने निरंतर करते रहना है। हमको भी करना है, आपको भी करना है, क्योंकि बैठ के काम नहीं चलेगा। हमें करते रहना, बस सेहत का ध्यान रखना। तब तक के लिए धन्यवाद।